सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 16 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, न्यू जॉब गारंटी प्लान टू बी सप्लाई ड्रिवन। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो पहले एमजी नरेगा एक्ट था उसकी जगह एक नया बिल लेके आ रही है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जो ये एमजी नरेगा एक्ट को रिप्लेस करेगा 2005 का। और इस नए बिल के साथ जो स्कीम है, पहले जो डिमांड ड्रिवन स्कीम थी वो अब सप्लाई ड्रिवन हो जाएगी। और नए सिस्टम में सेंटर ने एक फिक्स्ड बजट डिसाइड करेगा और काम सिर्फ जो है उन्हीं रूरल एरियाज में मिलेगा जो जिसमें जो है सेंटर एरिया नोटिफाई करेगा, उन्हीं रूरल एरियाज में काम मिलेगा। तो यहाँ पर गारंटीड जो वर्किंग डेज हैं वो 100 डेज से बढ़ा के 125 कर दी गई हैं। और लेकिन स्टेट्स का जो फाइनेंशियल बर्डन है, पहले 10% था, अब वो बढ़ा के 40% कर दिया गया है। तो अब जो कॉस्ट शेयरिंग का पैटर्न है वो बेसिकली 60:40 रहेगा मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए, सेंटर इज टू स्टेट, और 90:10 रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न और जो हिमालयन स्टेट्स एंड कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो सेंटर हर स्टेट्स के लिए एलोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन एरियाज खुद डिसाइड करेगा। पीक एग्रीकल्चरल सीजन्स में स्कीम को पॉज भी किया जा सकता है। और एमजी नरेगा के दौरान जो टेक्नोलॉजीज आई थी, जैसे आधार पेमेंट हो गई, मोबाइल अटेंडेंस हो गई, या फिर जियो टैगिंग, तो अब लॉ का हिस्सा वो सारी जो है बन जाएंगी। और गवर्नमेंट का कहना है कि रूरल एरियाज में जो बड़े सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण जो पुराना एक्ट है रिप्लेस करना ज़रूरी है। लेकिन एमजी नरेगा के आर्किटेक्ट जो हैं, जो निखिल दे हैं, इन्होंने इस बिल को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि ये राइट टू वर्क का जो फ्रेमवर्क है से पीछे हटने जैसा है और स्टेट्स पर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ये डालता है। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे सेंटर ने प्रपोज किया है बेसिकली एक बिल जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, जो कि पहले जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी को रिप्लेस करके हायर एजुकेशन का रिप्लेस जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको बदलने का प्लान है। और गवर्नमेंट ने इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का प्रपोजल दिया है, और जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होंगे। तो क्या है इस बिल में कि अब तक क्या होता था, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनको अलग-अलग बॉडीज़ रेगुलेट करती थी, जैसे यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया, या फिर एनसीटीई हो गया। और नए बिल ने इन सबको जो है एक अम्ब्रेला बॉडी के अंदर मर्ज कर दिया, जिसका नाम क्या होगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। तो इसमें जो है 12 मेंबर्स होंगे और इसके जो है नीचे 3 अलग-अलग काउंसिल्स काम करेंगी। पहली काउंसिल का नाम होगा विनियम परिषद, जो कि रेगुलेटरी बॉडी होगी और ये रूल्स और जो कंट्रोल है वो देखेगी के लिए है। और सेकंड है गुणवत्ता परिषद, यानी एक्रीडिशन के लिए, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी चेकिंग के लिए होगा ये। और जो थर्ड है मानक परिषद, यानी स्टैंडर्ड जो सेट करेगी बॉडी, जो भी आपकी स्टडी है, रिसर्च है, सिलेबस है, उसके स्टैंडर्ड सेट करना। तो ये 3 बॉडीज़ मेन सेट की जा रही हैं इसके अंदर। और जो पहली बार क्या हुआ है कि ग्रांट्स जो देने का पावर है वो रेगुलेटर से अलग कर दिया गया है। फंडिंग का जो सिस्टम है एजुकेशन मिनिस्ट्री के मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तो इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ऑपोजिशन एमपीज ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि जो बिल से सेंटर को ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा और ऑटोनॉमी कम होगी जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी, और कंप्लायंस रूल और पेनल्टीज बढ़ेंगे। तो ये एक फेडरलिज्म के खिलाफ बिल है, ऐसा ऑपोजिशन मेंबर्स का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रेड डेफिसिट फॉल्स टू $6.6 बिलियन इन नवंबर ड्यू टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो पहले ट्रेड डेफिसिट क्या होता है वो देख लेते हैं। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कंट्री जो है अपने इम्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में, तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि नवंबर में बेसिकली इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 61% घट गया है, और ये गिर कर जो है $6.6 बिलियन हो गया। और ये गिरावट क्यों आई है, क्योंकि जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है वो ग्रोथ स्ट्रांग हुआ है और इम्पोर्ट्स में कमी आई है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़कर कितने हो गए हैं, 15.5% से जो $74 बिलियन है हो गए हैं। और जबकि टोटल इम्पोर्ट जो है वो 0.6% घट गया है। तो और इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस को बात करें तो वो बेसिकली 22.6% जो है बढ़ गया है इस नवंबर में अक्टूबर के कंपैरिजन में। और नवंबर में गोल्ड इंपोर्ट्स जो है वो भी लगभग 60% घटे हैं, $4 बिलियन पर आ गए।
तो इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। और ये वाली न्यूज़ हम पेज नंबर 4 पे फुल न्यूज़ देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे शांति बिल के बारे में है। शांति बिल क्या है? शांति बिल टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक रन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो सेंटर ने लोकसभा में शांति बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है, जिसका एम है न्यूक्लियर पावर जो सेक्टर है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसको एनकरेज करना है। तो ये बिल पहले क्या है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है 1962 का, सिविल लाइबिलिटी एक्ट फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट जो 2010 का है, उसको रिप्लेस करेगा। और नए बिल के तहत जो एनपीसीआईएल है उसका मोनोपोली खत्म होगा और जो न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिलेगी और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिल में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं उसके केसेस में जो सिविल लायबिलिटी का फ्रेमवर्क है कि कितनी कंपनसेशन सिविल लायबिलिटी में देनी पड़ेगी, उसके फ्रेमवर्क को रिवाइज किया गया है। ऑपरेटर्स के ऊपर जो न्यूक्लियर ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर लायबिलिटी बेसिकली प्लांट के साइज के हिसाब से जो है लिमिट की जाएगी और सीवियर ब्रीचेस अगर होती हैं तो उसमें मैक्सिमम पेनल्टी जो है 1 करोड़ तक रखी गई है। साथ ही जो ऑपरेटर्स को जो न्यूक्लियर ऑपरेटर्स हैं उनको सप्लायर्स जितने भी उनके मटेरियल के सप्लायर्स रहेंगे उससे कंपनसेशन जो है क्लेम करने के केसेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल जो है न्यूक्लियर सेफ्टी और जो सिक्योरिटी और क्वालिटी एश्योरेंस और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करेगा और न्यूक्लियर पावर भी इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग जो है 1.5% है, जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की, जिसे बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट करने का टारगेट है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कैनबिस कल्टीवेशन से रिलेटेड है, यानी जो जिसको गांजा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो उड़ीसा का कांधामल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पुलिस ने इलीगल गांजा कल्टीवेशन जो कैनबिस कल्टीवेशन है उसके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तो पुलिस का कहना है कि ये एक्शन जो है सप्लाई चेन की शुरुआत तोड़ने के लिए है और ताकि जो ये कैनबिस है मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक जो है ना पहुंचे। और कांधामल क्या है, बेसिकली जो रिमोट है, फॉरेस्टेड है और हिली टेरेन है, तो यहाँ और सुटेबल क्लाइमेट इस कल्टीवेशन के लिए आइडियल जो है वो माना जाता है। और इसकी खेती जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जहाँ 2000 से लेकर 3000 रुपए तक के पर केजी के रेट्स मिलते हैं। और पुलिस के मुताबिक जो मेओइस्ट ग्रुप्स हैं वो भी इस इलीगल एक्टिविटी को पैट्रोनेज देते हैं और जो विलेजर्स हैं उनको डिस्करेज करने के लिए इसकी खेती ऑल्टरनेट लाइवलीहुड्स जैसे फ्रूट्स, स्पाइसेस, बी कीपिंग और जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उससे जोड़ने के प्रपोजल पर काम चल रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिफाई लैंड फॉर नवोदय विद्यालय, कोर्ट टेल्स तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम है जो मेनली जो रूरल एरियाज के टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है और ये स्टार्ट हुई थी 1985 टू 86 में। और जो इसके मीडियम है वो क्लास 6 टू 8 तक जो है रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो है हिंदी और इंग्लिश सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो फुल रेजिडेंस है और जो एजुकेशन है वो पूरी तरीके से फ्री है। क्लास 6 में एंट्री होती है और सिलेक्शन ज़्यादातर जो है फोकस रहता है रूरल एरिया स्टूडेंट्स पर होता है। फ्री एजुकेशन, हॉस्टल, फूड, यूनिफॉर्म, बुक्स, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सारा कुछ फ्री होता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रूरल जो टैलेंट है उसको एक क्वालिटी एजुकेशन देना, सोशल मोबिलिटी और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स टू 4.7% इन नवंबर, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा आ गया है जो बोलता है कि नवंबर में बेसिकली 15 और 15 साल से ज़्यादा एज ग्रुप के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा वो 4.7 रहा, जो अप्रैल के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। अप्रैल में ये रेट जो है 5.1% पे था। और तो रिपोर्ट के मुताबिक जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़कर जो है 55.8% हो गया। तो एलएफपीआर क्या होता है? ये होता है बेसिकली जो लेबर फोर्स होती है अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये बताता है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन यूजुअली 15 उससे ज़्यादा में से कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। तो एलएफपीआर में इंक्रीज का रीज़न जो है मेनली रूरल एरियाज रहे, जहाँ एलएफपीआर 58.6% तक जो है पहुंच गया। और अर्बन एलएफपीआर की बात करें
तो अर्बन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हल्का सा डिप हुआ है वहाँ पे। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो नवंबर 2025 के बीच लगातार जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बाद जून से नवंबर तक, खासकर रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर जो है ये बेसिकली 35.2% से बढ़कर 39.7% पे हो गया। और साथ ही जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो भी इम्प्रूव हुआ है। ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये 53.2% तक पहुंच गया है, जिसमें रूरल और स्पेशली रूरल वुमेन पार्टिसिपेशन का जो है रोल बढ़ा है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है कि जो एम्प्लॉयड लोग हैं, यानी जो वर्किंग लोग हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। और एलएफपीआर में क्या है, इसमें बेसिकली टोटल लेबर फोर्स है जो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों इंक्लूडेड है, इसमें वर्किंग सिर्फ इंक्लूडेड होती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, द ओमान विजिट इज मोर देन अ रूटीन डिप्लोमेटिक ट्रिप। तो ओमान की लोकेशन कहाँ पे? यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ओमान का विजिट है 17 दिसंबर को हो रहा है, जो उनका बेसिकली जॉर्डन और इथोपिया के साथ 3 देशों का टूर का हिस्सा है। और ये विजिट जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है, गाजा सीज फायर है, टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, उसके बीच एक इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। और इस साल जो है इंडिया और ओमान के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो 70 साल उसको कंप्लीट हो रहे हैं। और ये पीएम मोदी का दूसरा ओमान विजिट है, पहले 2018 में हुआ था। और ओमान जो है इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। और दोनों देशों के बीच लगभग 2008 से एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ओमान गल्फ का पहला देश है जो यहाँ पे बेसिकली इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। और डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें जो ओमान का जो दुकुम पोर्ट है, दुकुम पोर्ट लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, एंटी पायरेसी एग्रीमेंट जो है, ये सब शामिल हैं। तो ओमान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये बेसिकली इंडिया को गल्फ ऑफ ओमान में और अरेबियन सी में जो है सिक्योरिटी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए में जो है मदद करता है। और इकोनॉमिक रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 2024-25 में जो है 10.6 बिलियन डॉलर्स तक जो है ट्रेड पहुंच गया। और इन्वेस्टमेंट के लिए ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। और डिजिटल पेमेंट में भी कॉपरेशन जो है हुआ है, जिसमें रुपए कार्ड ओमान में लॉन्च किया गया। और इस विजिट के दौरान जो है इंडिया ओमान जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी है, जो गल्फ रीजन में यूएई के बाद दूसरा ऐसा एग्रीमेंट जो है होगा। तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, एनर्जी कोऑपरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस कोऑपरेशन, एजुकेशन, हेल्थ जैसे एरियाज में भी जो बातचीत है वो एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल ये विजिट जो है इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने करने के लिए और फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए नए बेंचमार्क्स जो है वो सेट करने के लिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया शुड एनहेंस मॉनिटरिंग ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का जो बॉन्डी बीच है, बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर को एक भयानक फायरिंग इंसिडेंट हुआ, और जिसमें कि एक जेविश गैदरिंग पर 2 गनमैन ने फायरिंग कर दी। और इस अटैक में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। और जो अटैक है ज्यूइश कम्युनिटी की गैदरिंग पर हुआ, और न्यूज़ में इसे जो है एंटी सेमेटिक वायलेंस से जोड़ा गया। तो एंटी सेमेटिक वायलेंस क्या है? पहले तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि एंटी सेमेटिक जो वायलेंस है अक्टूबर 2023 के बाद 316% तक जो है पहुंच गए हैं। तो क्या होता है एंटी सेमेटिक अटैक क्या है? एंटी सेमेटिक अटैक बेसिकली वो अटैक्स होते हैं जो ज्यूइश कम्युनिटी यानी यहूदी कम्युनिटी को उनकी रिलीजन, एथनिसिटी और आइडेंटिटी की वजह से टारगेट किया जाता है। और ये अटैक्स होते क्यों हैं? बेसिकली रिलीजियस हेट्रेड, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज और ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट के का जो है लोकल लेवल पर जो है स्पिल ओवर की वजह से होता है। मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपोगंडा भी इसका एक रीज़न है। तो इनको रोकने के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अटैक की फास्ट और थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, और हेट क्राइम्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना होगा। गन सेफ्टी लॉज को और टाइट किया जाए। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज पर जो है मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। तो और सोसाइटीज़ को जो डिवाइड करने वाली फोर्सेस हैं, चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, उस पर नज़र रखी जाए। और गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए बेसिकली सोशल हीलिंग और यूनिटी पर। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल।
तो यहाँ पे बोलना है कि तमिलनाडु के बारे में बेसिकली कि उसने अपनी जो डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेसिव गवर्नेंस के साथ इंडिया के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में अपनी पोजीशन जो है मजबूत की है। आरबीआई के डेटा के हिसाब से स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 26.88 लाख करोड़ 2023-24 में से बढ़ के जो है कितना हो गया 31.19 लाख करोड़ हो गया 2024-25 में। और यानी कि 16% का ग्रोथ है जो मेजर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। और रियल टर्म्स में भी तमिलनाडु ने 11.2% ग्रोथ रिकॉर्ड की जो नेशनल एवरेज से 6.5% से काफ़ी ऊपर है। तो इस ग्रोथ का मेन ड्राइवर कौन रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा है। और पिछले 4 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 1.546 लाख करोड़ जो है बढ़ा। और स्टेट में 40,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज जो है हैं जो हाईएस्ट है। और सर्विस सेक्टर में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा। तो तमिलनाडु का जो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, लेदर एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है। और टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो लगभग $52 बिलियन हो चुका है टोटल एक्सपोर्ट्स तमिलनाडु का। एफडीआई इनफ्लोज जो है लगातार जो है बढ़ रहे हैं। और वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू स्टेट ने जो है लो पॉवर्टी, हायर एजुकेशन, बेटर हेल्थ इंडिकेटर्स अचीव किए हैं। और इन सब के साथ तमिलनाडु जो है 2031 तक जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, डज इंडिया नीड टू अपग्रेड इट्स बायोसिक्योरिटी मेजर्स? तो बोलते हैं कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं उसने बायोलॉजी को जो समझना और कंट्रोल करने की जो पावर है वो बढ़ा दी है। इसलिए बायोसिक्योरिटी को अपग्रेड करना ज़रूरी हो गया है। और बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या है कि ऐसे सिस्टम्स और जो प्रैक्टिसेस जो बायोलॉजिकल एजेंट्स, जो टॉक्सिन्स हैं या फिर टेक्नोलॉजीज के इंटेंशनल मिसयूज़ है उसको रोकने के लिए बनाए जाते हैं। और इसमें डेंजरस लैब्स की सिक्योरिटी जो होती है उससे लेकर जो इंटेंशनल डिजीज़ आउटब्रेक को डिटेक्ट करना और कंटेन करना सब बायो सिक्योरिटी में शामिल होता है। और बायो सिक्योरिटी सिर्फ जो है ह्यूमन हेल्थ तक जो है लिमिटेड नहीं है, बल्कि एनिमल्स और जो एग्रीकल्चरल हेल्थ है उसको भी कवर करता है। और ये बायो सेफ्टी से थोड़ा डिफरेंट है, जो कि एक्सीडेंटल लीक्स को भी प्रिवेंट करता है बायो सिक्योरिटी। और 1975 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन आया जिसमें कि बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ और जो उसका डेवलपमेंट है उस पर बैन लगा दिया गया। बोलते हैं कि इंडिया को बेसिकली बायो सिक्योरिटी की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए है क्योंकि जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और लार्ज पॉपुलेशन यूज़ जो है बायोलॉजिकल चीज़ों का होता है, तो उससे ज़्यादा वल्नरेबल इंडिया बन जाता है। और इंडिया में कई एजेंसीज जो है बायो रिस्क सर्विलेंस और रेगुलेशन जो है वो संभालती हैं। और रेलिवेंट लॉज भी मौजूद हैं। फिर भी एक यूनिफाइड जो है बोलते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अभी डेवलप हो रहा है। और इंडिया ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 66th रैंक पर है। और आगे की का जो रिस्क है ये है कि अगर बायो सिक्योरिटी वीक रही तो लार्ज स्केल जो हेल्थ है और सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो पैदा हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया मैक्सिको इन टॉक्स टू मिटिगेट टैरिफ हाइक इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जो कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि मैक्सिको उन कंट्रीज पर जो है 50% टैरिफ बढ़ाने का प्लान कर रहा है जिनसे उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नहीं है। और इस लिस्ट में इंडिया भी शामिल है। और इस टैरिफ हाइक का इम्पैक्ट जो है इंडिया के लगभग $2 बिलियन के एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। और ये टैरिफ बेसिकली मोस्ट फेवर्ड जो नेशंस हैं उसके बेसिस पर लगाया जा रहा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? ये डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक रूल है। अगर कोई कंट्री जो है एक कंट्री को लो टैरिफ या स्पेशल ट्रेड बेनिफिट देती है तो वही बेनिफिट उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वाले बाकी सारे कंट्रीज को भी देना पड़ता है। यानी मेक्सिको अगर कंट्री ए पर इंपोर्ट पर जो है 10% टैरिफ जो है लगाया है, तो अगर इंडिया को मोस्ट फेवर्ड जो नेशन है उसका स्टेटस मिला हुआ तो मेक्सिको इंडिया पर जो है 10% से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकता है। तो ये जो टैरिफ है मोस्ट फेवर्ड नेशन के बेसिस पर लगाया जा रहा है, तो इसे डब्ल्यूटीओ रूल्स में भी जो है के अंदर इसे चैलेंज नहीं कर सकता इंडिया। तो इंडिया ने मेक्सिको के साथ बायलैटरल एंगेजमेंट शुरू कर दिया है क्विक सॉल्यूशन के रूप में। एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का ऑप्शन भी डिस्कस हो रहा है, क्योंकि फुल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें जो है ज़्यादा टाइम लगेगा।
और ये टैरिफ इंडिया का जो ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर और ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और जो लेदर फुटवियर है, एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। और मेक्सिको ने इंडिया को एश्योर किया है कि ये मूव जो है इंडिया के अगेंस्ट टारगेट नहीं है और ज़्यादा फोकस जो है बेसिकली उसका चाइना से इम्पोर्ट कम करने पर है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया यूएस वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग इनिशियल फ्रेमवर्क डील। तो यहाँ पे जैसा हमें पता है कि यूएस ने इंडिया पर जो है 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इसमें 25% जो है रेगुलर टैरिफ और 25% जो है एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है रशिया के साथ ऑयल खरीदने पर। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो है रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक इनिशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है फाइनल होने के काफ़ी करीब है। और कॉमर्स सेक्रेटरी उन्होंने बताया कि इंडिया और यूएस के बीच जो है 6 फॉर्मल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं इसको लेके। और इन टॉक्स में फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के साथ-साथ एक इंटरिम फ्रेमवर्क डील पर भी डिस्कशन हुई है। गवर्नमेंट का कहना है कि फ्रेमवर्क डील जो है शॉर्ट टाइम में हो सकता है, लेकिन कोई फिक्स डेडलाइन नहीं बताई है। और वहीं यूरोपियन यूनियन जो के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी जो है टॉक्स फाइनल स्टेज में है। और जो दोनों साइड के डिफरेंसेस जो बचे हैं उन्हें ग्रेजुअली रिजॉल्व किया जा रहा है। और जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है, ईए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, तो ये जिसमें रशिया भी शामिल है, उसके साथ टॉक्स अभी अर्ली स्टेज में है। और नेक्स्ट जो फरवरी है 2026 में जो राउंड ऑफ टॉक्स है प्रपोज किए गए हैं। और जो न्यूजीलैंड है उसके साथ भी नवंबर 2025 में जो है टॉक्स होंगे इसके लिए। और इंडिया और चिली की बात करें, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स। तो बोल रहे हैं प्रोग्रेस अच्छी दिख रही है सभी कंट्रीज के साथ एफटीएज में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, लॉ मेकर्स टू सेट टू डिबेट 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस प्रपोजल। तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करने का प्रपोजल दिया है। और इससे रिलेटेड जो है सबका सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 एमपीज के बीच सर्कुलेट किया गया है, जिससे पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। और बिल के मुताबिक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इंडियन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें 100% तक इक्विटी जो है स्टेक रख सकते हैं। और अभी तक ये लिमिट 74% तक थी। और अगर बिल पास होता है तो इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा फॉरेन कैपिटल कंपटीशन और एक्सपेंशन जो है वो हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, रिस्टोरिंग द मेनेंस ऑफ अनफेटर्ड डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, इस केस में लैंडमार्क जजमेंट दिया था। जिसमें इस जजमेंट का एम था कि जो गवर्नर्स के पास जो स्टेट असेंबलीज के बिल आते हैं असेंट के लिए, उस असेंट को इंडेफिनेटली डिले की जो करने की जो प्रैक्टिस थी गवर्नर की कि रखे रहते थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते थे, उसको खत्म कर दिया था। कोर्ट ने गवर्नर्स के लिए क्लियर जो है टाइमलाइन सेट कर दी थी और कहा था कि बिना वजह डिले होता है अगर, तो कोर्ट जो है उसे डीम्ड असेंट मान सकती हैं कि वो अपने आप पास हो गया बिल। और इससे खासकर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को काफ़ी रिलीफ मिला था। लेकिन इस जजमेंट के बाद ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि जो है क्या ये टाइमलाइन फिक्स करना कॉन्स्टिट्यूशनली सही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया और जिसमें कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स पर जो है बेसिकली जुडिशली इम्पोज जो टाइमलाइन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है ऐसी कोई टाइमलाइन का। और जो डीम्ड असेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ है। कोर्ट के मुताबिक जो गवर्नर्स और प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है बिल्स को होल्ड करने की, वो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि एसेंट देने में डिले भी उस उसी के दायरे में आता है। तो कोर्ट ने आर्टिकल जो 200 है उसको गवर्नर और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग के रूप में एक्सप्लेन किया। लेकिन इस नए व्यू के तहत जो है अगर गवर्नर बिल पर काफ़ी टाइम तक डिसीजन नहीं लेता तो कोर्ट का रोल भी सिर्फ इतना होगा कि गवर्नर्स को डिसीजन लेने के लिए कह दिया जाए और डीम्ड असेंट का ऑप्शन हटा दिया गया। और सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है कि अगर कोई स्टेट असेंबली है वो किसी बिल को रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा जो है दोबारा पास करके गवर्नर को भेजती है। तो पहले के अप्रैल के जजमेंट के मुताबिक गवर्नर के पास जो है सिर्फ असेंट देने का ऑप्शन था। लेकिन अब एडवाइजरी ओपिनियन के बाद जो है गवर्नर्स को ऐसे बिल को प्रेसिडेंट के पास रेफर करने का जो राइट है वो दे दिया गया है बिना किसी एक्सेप्शनल कंडीशन के। और इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स थे कि जो रीपास्ड बिल है उस पर असेंट मैंडेटरी होगा, वो इफेक्टिवली जो है कमज़ोर हो गया।
और कोर्ट ने इस अप्रोच को बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल के साथ जस्टिफाई किया और ये कहकर कि असेंबली की जो अमेंडमेंट्स से कॉन्स्टिट्यूशन या सेंट्रल लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और साथ ही ये भी कहा गया कि जो लॉज की वैलिडिटी है कोर्ट्स में चैलेंज हो सकती है। तो ओवरऑल इस एडवाइजरी जो ओपिनियन के बाद गवर्नर्स की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसका स्कोप बढ़ गया है और पहले जो क्लैरिटी और टाइम बाउंड डिसिप्लिन अप्रैल 2025 के जजमेंट से आई थी वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई और इस डेवलपमेंट को सेंटर और स्टेट रिलेशंस और गवर्नर के रोल के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है माना जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे यूक्रेन रेजिस्ट यूएस पुश टू सीड डोनबास सेज ऑफिशियल्स। तो यूएस और यूक्रेन के बीच जो है रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने पर बातचीत चल रही है और लेकिन टेंशन्स बनी हुई हैं। यूएस चाहता है कि यूक्रेन जो है डोनेट्स्क और जो लुहान्स्क रीजन है उसको जो है छोड़ दे ताकि रशिया के साथ पीस टॉक्स जो है हो सके और यूक्रेन इस डिमांड को रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि रशिया 2022 से इन एरिया पर जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और रशिया अभी लुहान्स्क का ज़्यादातर हिस्सा और डॉनबास का लगभग 80% कंट्रोल जो है रशिया के पास है। और जो कल हमने न्यूज़ में देखा था कि जर्मन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि बर्लिन टॉक्स के दौरान कि यूक्रेन ने नाटो जो ज्वाइन करने का प्लान है वो छोड़ दिया है। लेकिन यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने इस बात को गलत बताया और कहा कि नाटो वाला पार्ट जो है सही नहीं है। यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने का इरादा अभी छोड़ा नहीं है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।